गाइज, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के ऊपर। तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है और किन पर्सन्स को ये होती है, किन वुमेन्स को ये हो जाती है, आज यही सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो जेस्टेशनल जो डायबिटीज़ होती है, कई लोग इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी प्रोनाउंस करते हैं और इसको प्रेगनेंसी डायबिटीज़ भी कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ होती हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जो कंटेंट्स इसमें डिटेल से स्टडी करने वाले हैं वो कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द जेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड सेकंड वन हम करेंगे यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स ऑफ द जेस्टेशनल डायबिटीज़ ऑन द मदर एंड द बेबी एंड उसके बाद हम करेंगे सिम्टम्स ऑफ द जेस्टेशनल डायबिटीज़। देन उसके बाद हम करेंगे कॉजेज, मतलब कि कारण क्या हो सकते हैं हमारी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के। देन कुछ टेस्ट कारण क्या हो क्या क्या इसके लिए डायग्नोसिस हो सकती है, क्या क्या टेस्ट इसके लिए अवेलेबल है, जिससे हमें पता चल जाए कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ पर्टिकुलर लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी को है। उसके बाद हम करेंगे क्यों हमें प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग इस जेस्टेशनल डायबिटीज़ को ट्रीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्यों हमें इसको ट्रीट करना चाहिए। तो उसके बाद हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स जिसको फॉलो करके प्रेग्नेंट लेडी इस जेस्टेशनल डायबिटीज़ को मैनेज कर सकती है, ट्रीट कर सकती है। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपके आसपास या आपकी फैमिली में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत यूज़फुल हो सकती है। तो चलिए गाइज, बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दी जेस्टेशनल डायबिटीज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज होती है मींस हाई लेवल ऑफ दी ब्लड शुगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जब हमारी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। प्रेगनेंसी का पीरियड आपको पता है कि 0 से 9 मंथ तक चलता है, कई लेडीज में 10 मंथ तक भी चलता है। तो इसी प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती है, प्रेगनेंसी के जो मंथ्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, जो उसमें जो भी हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई आता है, तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी डायबिटीज़ कहते हैं। कई वुमेन्स में क्या होता है, ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की कंडीशन होती है ये टेम्परेरी होती है, मतलब बेबी के बर्थ के बाद ये डायबिटीज़ की वहाँ पे शिकायत नहीं रहती है, उनका ब्लड शुगर जो होता है वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कई लेडीज़ में ऐसे होता है कि जिनमें ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उसको वहाँ पे ट्रीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर इसको टाइम रहते ट्रीट ना किया जाए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो बेबी के बर्थ के बाद बेबी को और मदर को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के वहाँ पे रिस्क कॉजेस हो जाते हैं। वहाँ पे उनके लिए कई तरह की बीमारियाँ उनके शरीर में लगने का डर रहता आफ्टर बेबी बर्थ। वुमेन कैन फॉलो, इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब उनको प्रेगनेंसी के पीरियड के ड्यूरिंग किसी लेडी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ की शिकायत हो गई है, उनको डायबिटीज़ हो गई है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो उनको मैनेज करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए किसी हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं, या वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को फॉलो कर सकते हैं और डॉक्टर से भी वो अपना डाइट प्लान बनवा सकते हैं अपनी डायबिटीज़ ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी को मैनेज करने के लिए। अगर कोई लेडी जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी पीरियड, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर वो वर्क नहीं कर रही हैं इसको मैनेज करने के लिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेबी के बर्थ के बाद मदर के लिए और बेबी के लिए बहुत बड़े रिस्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उनके बॉडी में आ सकती हैं। व्हेन एनी लेडी गेट द प्रेग्नेंट, जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है अपनी लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट होता है ये। बहुत जो 9 मंथ का, यहाँ पे 0 से 9 मंथ का पीरियड होता है, ये बहुत अच्छा मोमेंट होता है उनके लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। लेकिन जब जेस्टेशनल डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स उनकी प्रेगनेंसी में आ जाती हैं, तो ये जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है ये बहुत बिटर हो जाता है, बहुत टेस्टलेस हो जाता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि उनकी प्रेगनेंसी जो हो वो हेल्दी हो, उनका बेबी होने वाला जो हो, और वोम में भी जब 9 मंथ के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग उनका बेबी हो वो हेल्दी हो, और बर्थ के बाद भी हेल्दी रहे, और मदर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए,
कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए हमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ को ट्रीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी पीरियड्स। तो यहाँ पे जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है गाइज, ये दो तरह की होती है, क्लास A1 एंड क्लास A2। जो क्लास A1 डायबिटीज़ होती है उनको एक्सरसाइज के द्वारा या अच्छी डाइट प्लान के द्वारा हम मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्लास A2 जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती हैं, इसमें इंसुलिन थेरेपी जैसे नॉर्मल डायबिटीज़ पेशेंट को देते हैं, तो इंसुलिन थेरेपी यहाँ पे नीड होती है उनकी जेस्टेशनल डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। गाइस, आगे हम बात करते हैं सिम्टम्स की और रिस्क फैक्टर्स ऑफ द जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो सबसे पहले हम करते हैं सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं किसी प्रेग्नेंट लेडी में विद द जेस्टेशनल डायबिटीज़ के साथ। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, इंक्रीज्ड यूरिनेशन, यूरिन का फ्लो उनमें अचानक ही इंक्रीज होना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बार बार उनको टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ना। इंक्रीज्ड थर्स्ट, उनकी जब बार बार वो पानी पी रहे फिर भी उनकी थर्स्ट जो है, उनकी प्यास जो है वो बढ़ जाती है, मतलब कि उनका गला सूखने लग जाता है लगातार। ब्लड विजन, देखने में उनको कमी आ सकती है, उनको धुंधला दिखाई देने लग जाता है। टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होने लग जाती है। वेट लॉस विद इंक्रीज्ड एपेटाइट, उनकी भूख बढ़ जाती है, उनका वेट लॉस होने लग जाता है बिना किसी कारण के। नोजिया एंड वोमिटिंग की शिकायत रहने लग जाती है, बार बार उनको यीस्ट इन्फेक्शन होने लग जाता है। प्राइवेट पार्ट्स में यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब कि परमानेंट उनके वेजाइना में इन्फेक्शन रहना स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। टमी लुक्स टू बिगर, जितना मतलब कि प्रेगनेंसी में उनकी टमी होना चाहिए उससे भी बहुत ज़्यादा कई बार वो दिखाई देने लग जाता है इन द जेस्टेशनल डायबिटीज़ में। वेजाइना, यूरिन एंड स्किन एंड ब्लैडर का बार बार प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग इन्फेक्शन होना और वहाँ पे इस इन्फेक्शन का बढ़ना। ये जो जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं ये लेडीज़ के द्वारा एक्सपीरियंस्ड है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड्स। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी वुमेन्स ऐसी होती हैं कि प्रेगनेंसी में उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, लेकिन इनमें से कोई भी सिम्टम उनमें दिखाई नहीं देता है। उनकी जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है वो सिर्फ जो रूटीन उनका चेकअप होता है और उसमें ही ये फाउंड होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। स्पेशली जो 24 से 28 तक की स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, उनमें ही पता चलता है कि इनमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। आगे बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर्स की। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ की। सबसे पहले है यहाँ फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डायबिटीज़। अगर फैमिली हिस्ट्री, अगर प्रेग्नेंट लेडी जो है उनकी पहले फैमिली हिस्ट्री रह चुकी है, या उनकी मदर को या उनकी दादी को, किसी को मतलब प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग डायबिटीज़ रह चुकी है या वैसे उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की जेस्टेशनल डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है। प्रेगनेंसी विद द मोर देन वन चाइल्ड, अगर वो प्रेग्नेंट है एक से ज़्यादा बच्चों के साथ, मतलब उनकी बॉम्ब में ट्विंस हैं या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस वहाँ पे हो सकते हैं। एज ओवर द 25 ईयर्स, अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उनकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा है, तो आजकल का खाना पाना ऐसा हो गया है कि ऐसा मतलब हमारा डाइट हो गया है कि 25 ईयर्स से ज़्यादा जेस्टेशनल डायबिटीज़ की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में शिकायत हो सकती है, रिस्क हो सकता है। हाई ब्लड शुगर इन द प्रीवियस प्रेगनेंसी, अगर वो पहले किसी बच्चे की माँ है और प्रीवियस प्रेगनेंसी में उनकी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रह चुका है, उनको डायबिटीज़ की शिकायत रह चुकी है, तब भी उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क वहाँ पे हो सकता है। प्री डायबिटीज़ सिम्टम्स बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट, अगर उनको प्री डायबिटीज़ के यहाँ पे उनको डायग्नोस हो गई है, सिम्टम्स दिख चुके हैं प्रेग्नेंट होने से पहले, तो भी उनका रिस्क बढ़ सकता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए। फिब्रॉयड और पॉलीसिस्टिक, अगर किसी तरह का फिब्रॉयड हो, रसोलियाँ जिसे हम कहते हैं, ओवरी में किसी तरह की रसोलियाँ हो या पॉलीसिस्टिक हो, कुछ भी हो, अल्सर्स वगैरह हो, तो और कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो जो जिससे वो प्रेग्नेंट लेडी जूझ रही हो, जो प्रेग्नेंट लेडी को पहले हो, तो भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वहाँ पे शिकायत हो सकती है। मिसकैरेज ऑफ द प्रीवियस प्रेगनेंसी, अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उनका जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है मिसकैरेज हो गया, तो भी यहाँ पे जेस्टेशनल डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है। ओवरवेट होना
या ओबीज होना बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट होने से पहले अगर उनका वेट बहुत ज़्यादा है, अगर वो बहुत ज़्यादा मोटापे में है, तो भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ की शिकायत उनको हो सकती है। गेन मोर वेट देन यूजुअल इन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जितना वेट गेन हो सकता है एक लेडी का, तो उससे भी बहुत ज़्यादा वेट उनका गेन हो रहा है, एकदम से वेट गेन हो रहा है, तो भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ यहाँ पे रिस्क हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर बिफोर और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी लेडी का प्रेग्नेंट होने से पहले हाई बीपी रहता हो, ब्लड शुगर उनका ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा रहता हो, तो यहाँ पे उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है। सिजेरियन बर्थ प्रीवियस। अगर उनका प्रीवियस पहले कोई बच्चा है तो वो सिजेरियन उनका बर्थ हुआ है, सिजेरियन डिलीवरी हुई उनकी पहले की भी, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की यहाँ पे रिस्क हो सकता है। प्रीमेच्योर बर्थ। अगर उनका पहले जो बेबी है उनका प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई है, तो भी यहाँ पे रिस्क हो सकता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का। तो चलिए गाइस, आगे हम देखते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। हैं गाइस कॉजेज, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं हमारे जेस्टेशनल डायबिटीज़ के, हमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के हाई ब्लड शुगर होने की। तो फूड प्रोड्यूस्ड द ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम। जब हम खाना खाते हैं, कोई फूड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, जो कि डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अब ये जो ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, तो पेनक्रियास में लिंगरिन में होते हैं जो बीटा सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, और पेनक्रियास से जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है वो हमारे ग्लूकोज को हमारे बॉडी सेल्स में मूव कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। लेकिन प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग क्या होता है, जब जो हमारा प्लेसेंटा की ग्रोथ होती है वो बढ़ने लग जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी प्लेसेंटा की ग्रोथ नॉर्मली आपको पता है कि बढ़ जाती है। तो जो प्लेसेंटा की ग्रोथ होती है, नॉर्मली क्या करता है, हमारे प्लेसेंटा हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। जब उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है प्लेसेंटा की, तो वो मोर हॉर्मोन्स वहाँ पे प्रोड्यूस करता है, और इनमें से बहुत सारे हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि इंसुलिन के इम्पैक्ट को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जो हम फूड खाते हैं उससे हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज प्रोड्यूस हो गया। फूड से हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज प्रोड्यूस हो गया। अब पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज से जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे ग्लूकोज को मूव कर देता है, वो हमारे ग्लूकोज को बॉडी सेल्स के अंदर मूव कर देता है, ताकि वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। लेकिन जब यहाँ इंसुलिन नहीं होगा सफिशिएंट, तो हमारा जो ग्लूकोज है वो मूव नहीं होएगा हमारे बॉडी सेल्स के अंदर, और वहाँ पे किसी तरह की कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, और जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एज इट इज़ ही रह जाएगा। जितना हमारे फूड से ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में आया था उतना ही एज इट इज़ रह जाएगा। तो क्या होएगा, जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा हाई ब्लड शुगर लेवल जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ को वहाँ पे प्रोड्यूस करता है। इस तरह ये एक मेन कोज होता है हमारी गेस्टेशनल डायबिटीज़ का। तो यहाँ पे इंसुलिन का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है। प्लेसेंटा की ग्रोथ जब हमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह हार्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, तो वो हमारे इंसुलिन के वहाँ पे इम्पैक्ट को, जैसे मैंने आपको बताया कि वो इसके इफेक्ट को, वो वाले इफेक्ट को जो कि ग्लूकोज को बॉडी सेल्स में मूव कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ताकि वहाँ पे वो एनर्जी प्रोड्यूस करे। लेकिन यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ग्लूकोज हमारा बॉडी सेल्स के अंदर मूव नहीं हो रहा है, ये वाला स्टेप हमारा स्किप हो गया बिल्कुल। वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई, वो जो ग्लूकोज हमारे फूड से आया था वो एज इट इज़ ऐसे ही रह गया, और हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, जिसके रिजल्ट क्या हो गया, हाई ब्लड शुगर लेवल, और वहाँ पे जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रोड्यूस हो गई। तो आगे देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ द जीडी, मतलब कि जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो दो तरह से हो सकती है, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट एंड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं
जो जीडी ग्लूकोज टेस्ट होते हैं, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट होते हैं, वो हाई रिस्क वाली लेडीज़ में होते हैं। हाई रिस्क जैसे मैंने आपको पहले पीछे बताया कि हाई रिस्क बहुत सारे होते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री को आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, प्री मैच्योर प्रेगनेंसी आपकी हो चुकी हो पहले, या एक से ज़्यादा आपके बॉम में बच्चे हों, या फिर सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है, या बहुत सारी आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस रह रही हो वहाँ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के, तो ये हाई रिस्क वाली लेडीज़ में ज़्यादा मतलब शक की बात होती है कि इनमें डायग्नोसिस करनी चाहिए जीडी। सबसे पहले यहाँ पे क्या होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए जो रूटीन बेस पे करे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जी स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं वो स्पेशली 24 से 28 वीक्स के बीच में होते हैं। 24 से 28 वीक्स के बीच में ही जो प्रेगनेंसी के वीक्स होते हैं, इसमें ही जेस्टेशनल डायबिटीज़ फाउंड की जाती है, डायग्नोस की जाती है। और जो अगर हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हाई आ जाता है, तो उसी कंडीशन को हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोस वहाँ पे हो जाती है। लेकिन जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो हर कोई जो प्रोफेशनल हमारा हेल्थ केयर टीम होती है या डॉक्टर्स होते हैं, तो वो उनके द्वारा अलग अलग स्क्रीनिंग टेस्ट वो फॉलो करते हैं। लेकिन जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए डायग्नोसिस आती है, उनका रिजल्ट आता है, वो सबका सेम होता है। तो अब देखते हैं रूटीन ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द जेस्टेशनल डायबिटीज़। सबसे पहला टेस्ट हमें यहाँ पे किया जाता है इनिशियल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। इनिशियल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, इसका इनिशियल नाम इसलिए, इनिशियल मतलब कि जो स्टार्टिंग से शुरू होता है। तो इनिशियल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट में क्या करते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको ग्लूकोज वाला सॉल्यूशन दिया जाता है, या ग्लूकोज से भरा हुआ ड्रिंकिंग मिल्क दिया जाता है ड्रिंकिंग करने के लिए, पीने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, उनके ब्लड को ड्रॉ किया जाता है हर हार्स के बाद, 1 घंटे के बाद किया जाता है। जैसे ड्रिंकिंग मिल्क उनको शुगर वाला दे दिया, तो 1 घंटे के बाद उनका ब्लड टेस्ट होएगा, 2 घंटे के बाद होएगा, 3 घंटे के बाद होएगा। तो जैसे उनका ब्लड शुगर आएगा उस अकॉर्डिंग जीडी की डायग्नोसिस की जाती है। तो अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल यहाँ पे 190 mg/dl या इससे ज़्यादा आ जाए, तो वहाँ पे जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाती है। तो पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर प्रेग्नेंट लेडी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, अगर ब्लड शुगर लेवल का हमारे पास रेंज 140 mg/dl और इससे लो आती है, तो वहाँ पे कंसिडर्ड ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कंसिडर हो जाता है। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, अगर हमारे पास ब्लड शुगर लेवल की रेंज 140 mg/dl और इससे बिलो आ जाए, तो वहाँ पे ये रेंज नॉर्मल कंसीडर की जाती है, किसी तरह की गेस्टेशनल डायबिटीज़ वहाँ पे फाउंड नहीं हुई है। लेकिन अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल 140 mg/dl से ज़्यादा आ जाए, तो एक और हमारे पास ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, अच्छे से कंफर्म करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रेग्नेंट लेडी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या नहीं है। ये जो टेस्ट होता है ये ऑलमोस्ट हमारा इनिशियल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट के बराबर होता है। एक्सेप्शनल यहाँ पे किसी तरह को कोई भी स्वीट सॉल्यूशन, वहाँ पे किसी तरह का स्वीट ड्रिंकिंग मिल्क या स्वीट ड्रिंकिंग जो सोल्यूशन हम देते हैं, ड्रिंक जो देते हैं प्रेग्नेंट लेडी को, किसी तरह के उनको स्वीट सोल्यूशन नहीं दिया जाता है। और जो ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है वो हर घंटे के बाद किया जाता है, 3 से 4 घंटे के लिए, मतलब 1 घंटे के बाद किया जाता है, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, फिर 4 घंटे के बाद, इस तरह से ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कन्फर्म प्रॉपर लेवल ऑफ ब्लड शुगर लेवल। जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है हमारा, तो इस टेस्ट से हमें प्रॉपर कंफर्म हो जाता है, 100% कंफर्म हो जाता है कि पर्टिकुलर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या नहीं है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ उसमें डायग्नोस हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मैंने आपको बता रखी हैं। अगर हाई ब्लड शुगर लेवल किसी प्रेग्नेंट लेडी में फाउंड हो जाए, डायग्नोस हो जाए, तो इसमें से 2 वैल्यूज़ को हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे फास्टिंग, अगर फास्टिंग का वहाँ पे ब्लड शुगर लेवल ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा 95 mg/dl और 105 mg/dl से आ जाए या इसके इक्वल आ जाए, तो वहाँ पे ये वैल्यू देखी जाती है फास्टिंग की। देन 1 हार ब्लड शुगर लेवल
अगर ग्रेटर देन 180 mg पर DL या 190 mg पर DL आ जाए। तो उसके बाद 2 हार्स के बाद देखते हैं ग्रेटर देन 155 mg पर DL और 165 mg पर DL वैल्यू देखी जाती है। एंड 3 हार्स के बाद यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल्स टू 140 mg पर DL और 145 mg पर DL वैल्यू यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल की रेंज देखी जाती है। टारगेट ब्लड शुगर लेवल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कौन कौन सी, मतलब हमें टारगेट ब्लड शुगर लेवल देखनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। बिफोर अ मील, खाना खाने से पहले ब्लड शुगर लेवल जो होता है प्रेग्नेंट लेडी का 95 mg पर DL और इससे कम होना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद जब उसका ब्लड टेस्ट होता है ब्लड शुगर के लिए तो 140 mg पर DL और इससे लेस होना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल 120 mg पर DL और इससे कम होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में, चाहे ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ रहा है या कम आ रहा है या हाई आ रहा है ब्लड शुगर लेवल, तो किसी भी कंडीशन में आपको अपने जिस डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट आपकी चल रही है, तो उसको एक बार आपकी डायग्नोसिस, एक बार आपकी जो टेस्ट हैं जरूर दिखा लेने चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टेप्स होते हैं जो कि डॉक्टर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के फॉलो करने के लिए कहते हैं, जिससे आपको हेल्दी प्रेगनेंसी मिल जाती है। हेल्दी प्रेगनेंसी आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वाई GD शुड बी ट्रीटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्यों गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेग्नेंट लेडी में फाउंड होगी उसको क्यों ट्रीट करने की, क्यों मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे कि पता चलता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है, जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो गई है, उसको ट्रीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो क्या देयर आर मैनी कॉम्प्लिकेशंस रिस्क्स आर प्रोड्यूस्ड इफ GD इज नॉट ट्रीटेड। अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ किसी प्रेग्नेंट लेडी में फाउंड हो जाए, उसको टाइम रहते ट्रीट ना किया जाए, तो वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रिस्क वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, मदर में और वोम में जो बेबी है और आफ्टर बर्थ के। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट इज मच रिक्वायर्ड टू decrease the symptoms or to get the healthy pregnancy and the healthy child after the birth। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम रहते इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए, मैनेजमेंट इसकी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी पाने के लिए और अच्छा मतलब हेल्दी चाइल्ड पाने के लिए आफ्टर बर्थ के भी, और आफ्टर बर्थ के कोई किसी भी तरह की मदर को या बेबी को कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए इसकी समय रहते ट्रीटमेंट करनी चाहिए। When the GD is found in any pregnant lady, अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो किसी प्रेग्नेंट लेडी में फाउंड हो जाती है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट वहाँ पे शुरू कर देनी चाहिए, ताकि उनके हाई ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल में चेंज किया जा सके। बहुत सारे ऐसे रिस्क्स हैं अगर हमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ ट्रीट नहीं करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम रहते, तो बहुत सारे यहाँ पे रिस्क्स मैंने आपको बता रखे हैं जो कि आफ्टर बर्थ या बिफोर बर्थ मदर को या फिर चाइल्ड को हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ है प्रीमैच्योर बर्थ, बच्चे का प्रीमैच्योर बर्थ हो सकता है, सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस हो सकते हैं वहाँ पे, हाइपोग्लाइसेमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब कि ग्लूकोज का लेवल कम हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाई बीपी की शिकायत वहाँ पे रह सकती है बिफोर या आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, मदर को रह सकती है। ओवरवेट हो सकता है हमारे बेबी का या प्रेग्नेंट लेडी का आफ्टर प्रेगनेंसी। मिसकैरेज हो सकता है यहाँ प्रेग्नेंट लेडी का। पोस्ट प्रेगनेंसी टाइप 2 डायबिटीज़, हमारे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है बर्थ के बाद उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के वहाँ पे चांसेस रहते हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है चाइल्ड को बर्थ के बाद, विजन प्रॉब्लम हो सकती है चाइल्ड को बर्थ के बाद, मेंटल रिटार्डेशन मतलब कि उनके मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, उनका दिमागी स्थिति सही नहीं रह सकती है बर्थ के बाद। लो ब्लड शुगर लेवल, उनका ब्लड शुगर लेवल जो कम रह सकता है बर्थ के बाद। तो ये बहुत सारे रिस्क हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे रिस्क जो हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम रह सकती है जो बर्थ के बाद जो बच्चों को प्रॉब्लम रह सकती है, उनके मदर को रह सकती है।
तो ये बहुत सारे रिस्क हैं जो कि रिस्क कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि मदर में या चाइल्ड में अगर जीडी को टाइम रहते जेस्टेशनल डायबिटीज़ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ट्रीट ना किया जाए तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे आ सकती हैं। तो चलिए कुछ स्टेप्स हम देखते हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी जेस्टेशनल डायबिटीज़ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के मैनेज कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं और एक हेल्दी प्रेगनेंसी वहाँ पे गेट कर सकते हैं। अब गाइज हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जिनको फॉलो करके हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं ड्यूरिंग जेस्टेशनल डायबिटीज़ के। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। इनको देखने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे वीडियोस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल में नए हैं। साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप मुझे कमेंट कर रहे हैं कि गठिया की वीडियोस डालिए, ल्यूकेरिया की वीडियोस डालिए, रोमेटाइड अर्थराइटिस की वीडियोस डालिए। तो गाइज़ इन सब पे मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, आप चैनल को चेक कर सकते हैं। चैनल में जाके आप सारी वीडियोस को वहाँ से देख सकते हैं। कई वीडियोस में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रखे हैं, डायरेक्ट आप वहाँ से जाके भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को चेक कीजिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सब्सक्राइब बटन के साथ में नोटिफिकेशन बेल का बटन वहाँ पे दिया गया, उस पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो को आप स्किप ना कर पाएँ और आपको पता चल जाए कि मैंने कौन कौन सी वीडियोस अपने चैनल में डाल रखी हैं। तो चलिए गाइज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास यहाँ पे डाइट प्लान फॉर द मील टू फॉलो द हेल्थ केयर टीम एंड डॉक्टर्स। आपको एक डाइट प्लान बना लेना है, डाइट प्लान आपको फॉलो करना है। या तो आप यहाँ पे हेल्थ केयर टीम को या अपने डॉक्टर के द्वारा दिया गया जो डाइट प्लान है उसको आप फॉलो कर सकते हैं हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए और जीडी मतलब कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। अपने डाइट को आपने 4 से 5 टाइम में आपने डिवाइड करना है एक्सेप्ट द 3 टाइम्स डाइट, मतलब कि जो हम ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर लेते हैं उसके एक्सेप्ट भी, उनके अलावा भी आपको दिन में 4 से 5 बार 6 बार आपको अपना मील लेना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद लेना है और आपको इस तरह से अपने मील को डिवाइड कर लेना है। टेक हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, आपको हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स लेना है। ये सब की लिस्ट आपको डॉक्टर्स दे सकते हैं या आपको हेल्थ केयर टीम भी दे सकती है जिसमें प्रॉपर डाइट की आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए डाइट में। तो ये सब कुछ डाइट प्लान आपको डॉक्टर्स दे सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। टेक फूड इन लिटिल क्वांटिटी, जब आप खाना खाते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में खाइए, जितनी आपको भूख लगी है थोड़ा कम खाइए। तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर के बाद या फिर आपको 2 घंटे के बाद अपना आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं खाना अपना, या स्नैक्स ले सकते हैं या हेल्दी फ्रूट्स ले सकते हैं, आप कुछ कच्ची वेजिटेबल्स वहाँ पे ले सकते हैं 2 या 1.5 हाफ के बाद। मेंटेन अ फूड लॉग, वहाँ पे आपको फूड लॉग मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपको देखना चाहिए कि कौन सा फूड आप खा रहे हैं, कौन सा नहीं खा रहे हैं, कौन सा फूड जो आप खा रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए हेल्दी है या हर्ट करने वाला है, इरिटेशन कोज करने वाला है, या आपके ब्लड शुगर को बढ़ाने वाला है या कम करने वाला है या नॉर्मल रखने वाला है। तो इस तरीके से आपको एक फूड लॉग वहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास स्लीप। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 9 से 12 घंटे की आपको नींद लेनी है और 9 से 12 घंटे की नींद लेने के अलावा भी अगर आपको नींद आ रही है तो आप सोना चाहते हो तो आप ज़रूर सोइए, अपनी नींद को बिल्कुल ना टालिए। कीप काम, अपने दिमाग को ठंडा रखिए और माइंड को शांत रखिए। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना हो सके आपको गुस्सा कम करना है। एक्टिवनेस में क्या है, स्टे एक्टिव, यहाँ पे आपको एक्टिव रहना है, बिल्कुल आपको टायर्ड फील नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर शॉर्ट टाइम का आप मेडिटेशन सेशन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आपको योगा वगैरह कर सकते हैं तो वो भी आपको 15 से 20 मिनट तक डेली योगा करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड भी कूल रहेगा और आपकी टायर्डनेस भी बिल्कुल नहीं रहेगी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। तो आपको अच्छी डाइट के साथ साथ, अच्छे एक्टिवनेस के साथ साथ आपको एक एक्सरसाइज करने की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन एक्सरसाइज को कीजिए जिसमें आप बिल्कुल
अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। मतलब वो वाली एक्सरसाइज नहीं कीजिए जो कि आपके लिए सूटेबल नहीं है। जो सूटेबल एक्सरसाइज है वही आप अपनी प्रेगनेंसी में फॉलो कर सकते हैं, और जो कि ऐसी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए जो कि हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देगी, जिससे हमारा पेनक्रियाज क्या है, ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा और हमारा जो ब्लड का जो ग्लूकोज है, ब्लड शुगर लेवल हमारा जो बढ़ गया वो नॉर्मल तक हमारा आ जाए। नेक्स्ट है मेडिकेशंस एंड द इंसुलिन इंजेक्शन। जिस तरह से आपको डॉक्टर ने जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए मेडिकेशन प्रोवाइड की है या और इंसुलिन इंजेक्शन लेने के लिए सलाह दी है, तो प्लीज़ आप टाइम पे हर डोज को लीजिए, अपनी मेडिकेशंस को लीजिए, इंजेक्शन लगाइए, ताकि आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज़ और ज़्यादा ना बढ़े, वहाँ पे नॉर्मल रेंज तक रहे। नेक्स्ट है वॉकिंग। अगर हो सके तो आप अपने खाना खाने के बाद वहाँ पे वॉकिंग ले सकते हैं 15 या 20 मिनट के लिए। अगर आप ज़्यादा वॉक करना चाहते हैं तो इसको आधे घंटे तक भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये आपके खाने को पचाने के लिए और आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मॉनिटरिंग द ग्लूकोज लेवल आफ्टर एवरी मील। आपको क्या करना है, अपना ग्लूकोज लेवल चेक करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल वहाँ पे चेक करना है। जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद जो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो छोटा सा होता है वो एपरेटस आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, वहाँ पे कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो इजीली वहाँ पे ब्लड शुगर लेवल वहाँ उससे मेजर्स हो जाती है। तो आपको वह क्या करना है, घर पे आके ला के रख लेना हर 2 घंटे के बाद। जब भी आप खाना खाएं उसके बाद आपको अपनी ब्लड शुगर लेवल चेक करना है। मॉनिटर बीपी रेगुलर। तो कई कंडीशन में क्या होता है, जब आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बीपी भी हाई रहने लग जाता है, कई कंडीशन में कम रहने लग जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, अपनी बीपी को भी रेगुलर अपना चेकअप करना है। आपका बीपी डाउन हो रहा है या बढ़ रहा है तो जैसा भी है आपको अपने टाइम से टाइम तक आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। प्रीनेटल विटामिन्स, आपको प्रॉपर विटामिन्स वहाँ पे लेने हैं, क्योंकि ये हमारी बेबी के ग्रोथ के लिए और हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास न्यूट्रिशंस में कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ। ईट मोर फाइबर्स वाली चीज़ें हमें यहाँ पे खानी है। आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, सभी तरह की दालें ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं। ये फुल ऑफ फाइबर्स होती हैं, इनका आपको रेगुलर सेवन करना है। आप 2 घंटे के बाद भी थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स खा सकते हैं। ईट 71 ग्राम ऑफ प्रोटीन फ्रॉम लीन सोर्सेज जैसे चिकन हो गया या फिश हो गया, तो 71 ग्राम प्रोटीन आपको वहाँ से भी खाना चाहिए। ईट द लिमिट स्टार्ची फूड, जो स्टार्ची फूड्स होते हैं वो लिमिट में ही खाना चाहिए। आलूओं का कम इस्तेमाल यहाँ पे आपको करना है। तो जो स्टार्ची फूड्स हैं उनको आपको कम इस्तेमाल करना है। प्रैक्टिस द प्रोटीन कंट्रोल फूड, जिसमें ऐसे फूड आपको लेने चाहिए जिसमें आपको प्रोटीन आपकी कंट्रोल रहे। 2000 कैलोरी आपको लेनी है यहाँ पे पर डे में। मॉनिटर, ऐसे फूड बिल्कुल ना खाइए जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या आपके वेट को एकदम से गेन कर सकते हैं आपकी प्रेगनेंसी में। तो आप इसके लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्दी डाइट प्लान अपने डॉक्टर से भी सुजेस्ट कर सकते हैं या हेल्थ केयर टीम से भी सुजेस्ट कर सकते हैं। मॉनिटर द बेबी हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टाइम से टाइम तक हर वीक में आप अपने डॉक्टर से अपनी प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी बेबी की डेवलपमेंट, ग्रोथ और हेल्थ को देखने के लिए वहाँ पे आप रूटीन चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और कितनी मेरी वीडियोस आपकी हेल्प कर रही है मुझे ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और मेरी वीडियोज़ आपकी कितनी हेल्प कर रही है, और किसी स्पेशल टॉपिक पे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।